जय हिंद एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। आज की इस वीडियो में हम लोग कानपुर 3SC का रिव्यू करेंगे, जो मैं अपना सेल्फ रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो कल मैं अपलोड करने वाला था, बट ड्यू टू मुझे आई फ्लू हो गया, इसी वजह से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई, तो वीडियो एडिट भी नहीं कर पाए। इसी वजह से तो फिर मैंने वीडियो नहीं अपलोड करा, तो इसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा। ठीक है, तो अब आपके साथ अपना रिव्यू शेयर करूँगा क्या कैसा रहा। देखो, कानपुर आपके एडमिट कार्ड पर जिनका भी अभी आने वाला है, जैसे 7 को, 8 को, 9 को गर्ल्स का जिनका भी है, तो उनका एडमिट कार्ड में सबको 5 AM पे रिपोर्टिंग लिखा होगा। तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप 4 तक SC में पहुँच जाएँ, तो वहाँ एंट्री कर लें अंदर, क्योंकि देखो वहाँ पे क्या होता है, 3:30 बजे से एंट्री होना चालू हो जाती है। और अगर आप 4 तक पहुँच जाएंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी, तो आपकी रनिंग पहले ही ग्रुप में हो जाएगी, ठंडे ठंडे एकदम रनिंग हो जाएगी, फिजिकल बिल्कुल ठंडे हो जाएगा, ठंडे ठंडे कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब एक लोग बोल रहा था कि मेरा चेस्ट नंबर तो इतना है 401 है, तो मेरा पहले ग्रुप में रनिंग और PFT कैसे हो जाएगा। तो भाई, PFT और रनिंग में चेस्ट नंबर मैटर नहीं करता, चेस्ट नंबर मैटर करता है GD में। ठीक है, GD में आपकी चेस्ट नंबर वाइज GD होती है, बाकी PFT और रनिंग में चेस्ट नंबर डजंट मैटर। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिएगा कि 4 बजे तक SC में पहुंच जाएं, और वहां पे पहुंचते अंदर अपना फटाफट एंट्री कर लें। ठीक है, और अपने गार्जियंस को बता के भी जाएं, जो भी साथ में जाए, कि भाई टाइम लग सकता है, 9 भी, 9:30 भी, 10 तक बज सकता है, अगर आपका क्लियर होता रहा सब कुछ। ठीक है, तो इसी वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप देन जैसे ही अंदर एंट्री कर ली, ठीक, उसके बाद आपको अंदर जाते ही अपना वेरिफिकेशन करवाना है। थंब वेरिफिकेशन होगा गेट के साइड ही में, वो लोग बैठे रहते हैं। थंब वेरिफिकेशन के बाद आप चले जाएंगे, वो बता देंगे उस तरफ जाना, वहाँ पे आप अपना बैग रखेंगे, आप अपनी मार्कशीट वगैरह देंगे उन्हें, और एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह दिखाएंगे, तो मार्कशीट आपकी जमा हो जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म देख के वो आपको चेस्ट नंबर आपका दे देंगे। आप अपना रनिंग पहन के, जो कपड़े पहन के रनिंग करना है वो कपड़े पहन लीजिएगा। उसके बाद अपना चेस्ट नंबर पहनिएगा, शूज़ पहन लीजिएगा। जिसको भी बिना शूज़ के रनिंग करना है, तो वो शूज़ वहीं पे अपने कर दे, वहीं पे उतार के अपने जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप लोग का 180 बच्चों का ग्रुप बनाया जाएगा। लड़कों का तो अभी तक 180 का पहला ग्रुप जा रहा है, 180 और 160 ऐसा ग्रुप जा रहा है। ठीक है, तो पहला ग्रुप 180 का बनेगा, 3 बस जाएंगी 80 मतलब 60 बच्चे लेके। ठीक है, 3 चक्कर में, तो आपको बस में फिर बैठाला जाएगा, तो फिर सबको भेज दिया जाएगा। तो आप लोग को एक रोड पे लिया जाएगा, काफ़ी चौड़ी रोड है, 30-35 फुट की रोड है, और साफ क्लीन अच्छी रोड है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। बस नंगे पर दौड़ोगे तो भाई गिट्टी तो सभी डामर रोड पे होती है, तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप शूज़ पहन के दौड़ें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप अपने रनिंग पोजीशन पे सबको 180 बच्चों को बैठा दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ पे जो CO साहब हैं वो आएंगे, आपको इंस्ट्रक्शन देंगे और आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। तो आप उनका इंस्ट्रक्शन को अच्छे से सुने, उनकी बात पे फोकस करें, वो क्या क्या चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जब रनिंग स्टार्ट हो, तो शुरुआत के 10-20 मीटर जैसे वो गो बोले, तो थोड़े बड़े कदम से तेज़ दौड़ने की कोशिश करना। अगर आप शुरुआत में तेज़ नहीं दौड़े, तो पीछे वाला बंदा आपके ऊपर चढ़ के निकलेगा, तो आपके चोट लगना ही लगना है। मेरे ग्रुप में 2 बंदों की चोट लगी थी, उनका घुटने तो पूरे इतने बुरी तरीके से फूट गए थे, छिल गए थे, मतलब ब्लीडिंग बहुत तेज़ी से होने लगी थी। तो हमेशा इस बात पे मतलब मैटर करना, जैसे गो बोलें पोजीशन, वो कहेंगे टेक द पोजीशन एंड लेट्स गो, तो जैसे ही गो बोलें तो बड़े बड़े कदम रखना शुरुआत के 10-20 मीटर। उसके बाद 10-20 मीटर के बाद थोड़ा भीड़ इधर उधर होने लगेगी, तो आपको आराम से स्पेस मिल जाएगा। फिर अपने आप एक चाल से दौड़ते रहना, और लास्ट में जब दिखे कि 200 मीटर रह गया, आपको दिखाई पड़ जाएगा कि वहाँ पे एयरफोर्स वाले खड़े हैं, वो लोग बोलेंगे आ जाओ आ जाओ, तो वो 200 मीटर पेल के आपको अपनी पूरी ताकत लगा के वो कर लेना, आराम से रनिंग लग जाएगी। रनिंग उसी की नहीं लगती जो बीच में रुक जाता है। ठीक है, और ट्रैक भी मतलब वो बताएंगे कि ट्रैक पूरा 1600 मीटर है, हो भी सकता है पूरा 1600 मीटर हो। बाकी ग्रुप में रनिंग बहुत कम में लग जाती है। मेरी 6:30 यहाँ पे रनिंग आ रही थी, वहाँ पे शायद 5:45 5:50 में ऐसे लग गई। शुरुआत के 10-15 बच्चे आगे थे मेरे। ठीक है, तो आपके दिन रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब रनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो वहाँ से आपको पैदल हल्के हल्के दौड़ते हुए हौले हौले ले जाएंगे, दौड़ते हुए चलो 500-600 मीटर पे आपको वहीं ग्राउंड पे ले जाएंगे, जहाँ पे आपके बैग वगैरह सुबह टाइम जमा थे, वहाँ पे ले जाएंगे। जितने कैंडिडेट रनिंग क्वालीफाई होंगे उनको फिर वो रो वाइज मतलब खड़ा कर देंगे, रो वाइज 30-30 बंदों की रो बना देंगे, 6-7-8 रो में खड़ा करवा देंगे। ठीक है, एक एक मतलब दोनों तरफ हाथ भर का फासला ले लेंगे, कितनी दूरी पर आए। फिर आपको वो इंस्ट्रक्शन देंगे पुशअप का कि हाँ ऐसे करनी है, ये रॉन्ग पोजीशन है, ये राइट पोजीशन है, इन सबको आपको ध्यान से सुनना है। वो इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके बाद वो दिन बताएंगे कि अब कैसे क्या करना है। उसके बाद वो काउंट करना चालू करेंगे, डाउन 1, डाउन 2, डाउन 3। मतलब ये मान लो कि पुशअप में होल्ड तो ना के बराबर ही है, 45-50 सेकंड में आपकी पुशअप लग ही जाती है, बिल्कुल मतलब कोई दिक्कत नहीं। बंदा वो बाहर होता है जिसकी पोजीशन गड़बड़ है। भाई पोजीशन कानपुर में सबसे ज़्यादा मैटर करती है PFT2 में। पोजीशन का सब खेल है, पुशअप सिटअप स्क्वाड में पोजीशन गड़बड़, तो देन यू विल बी आउट फ्रॉम PFT2। तो समझे, पोजीशन का सबसे बड़ा रोल है। होल्ड बिल्कुल भी नहीं होगा भाई, आराम से लग जाएंगे, बस पोजीशन ठीक रखना, पिछवाड़ा और वो अपना मतलब जैसे वो बताएं बिल्कुल वैसे ही पोजीशन रखना। ये नहीं कि पीछे का उठा ले रहे, किला टाइप का बना ले रहे हैं, आगे चेस्ट जमीन में छुआ जा रहा है, बिल्कुल नहीं। पोजीशन बिल्कुल एकदम एक्यूरेट रखना। ज़्यादा बच्चे आउट नहीं होते, बस वही आउट होते हैं जिनकी पोजीशन में एरर है। ठीक है, अब आपका पुशअप हो जाएगा। इसके बाद वो सिटअप की पोजीशन बताएंगे, उसमें भी बता देंगे कि आपकी हिल जमीन से नहीं उठना, वो सॉरी सिटअप में बता देंगे आपके नी उठना नहीं चाहिए, आगे के पैर नहीं उठना चाहिए जब आप ऊपर उठो। ठीक है, तो ये बस इतना ही वो बताए। सिटअप में तो जब बहुत ही कम बच्चे, 1-2 बच्चे सिटअप में आउट होते हैं, जो जिनके जैसे हाथ उनके पंजे को टच नहीं कर रहे हैं, तो वो आउट कर दिया जाएगा अगर नज़र में आ गए वहाँ पे। ठीक है, नहीं तो मोस्टली कोई नहीं आउट होता सिटअप में, 1-2 बंदों को छोड़कर जो कर ही नहीं पा रहे, बिल्कुल उठ ही नहीं पा रहे हैं, उठ रहे हैं तो उनके पंजे उठे जा रहे हैं, कहीं नहीं उठी जा रही। ठीक है, उसके बाद आपका स्क्वाड की वो पोजीशन बताएंगे, राइट पोजीशन, रॉन्ग पोजीशन सब बताएंगे आपको।
स्क्वाड में बच्चे बहुत आउट होते हैं कानपुर में, पुशअप से ज़्यादा स्क्वाड में आउट होते हैं। स्क्वाड में क्या सीन रहता है, वो हाफ स्क्वाड लगवाते हैं, नी जैसे मैंने एक वीडियो में अपना पीएफटी का बताया था कि ऐसे ऐसे सब करना बिल्कुल सेम, तो स्क्वाड हाफ स्क्वाड लगवाते हैं। आपका जो नी है वो 90 डिग्री पे ही बस फोल्ड होना है, उससे नीचे नहीं जाना, उससे ऊपर नहीं। और चेस्ट है जो आगे झुका हुआ नहीं होना चाहिए, चेस्ट ऐसे मतलब पीछे का और इचाव होना चाहिए, खिंचाव चेस्ट में, और 90 डिग्री पे नी फोल्ड होना चाहिए, और आपके हाथ बिल्कुल हथेली सीधे सामने होना चाहिए। 20 सेटअप स्क्वाड लगवाएंगे आपसे और 1 मिनट में आराम से लगवा देते हैं, एक से थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन बस बच्चे बहुत ज़्यादा आउट होते हैं, क्योंकि कोई हल्का सा ऊपर ही मतलब ऊपर बस हल्का सा झुक रहा है, कोई बहुत ज़्यादा झुका जा रहा है, वो पोजीशन ही गड़बड़ हो रही है जो इस हिसाब से बता रहे हैं, तो बच्चे बहुत आउट होते हैं। ठीक, आपका जिसका उसके बाद आपका PFT2 क्लियर हो जाएगा। ठीक, आपको अब एक हॉल में जिनका हो जाएगा उनसे कहेंगे अपना अपना बैग वगैरह लो, एक हॉल में ले जाया जाएगा धीरे धीरे सब बच्चों को। हॉल में वहाँ पे बैठेंगे, आप जो भी कुछ लेके गए हो, केले वगैरह, बिस्किट वगैरह या जूस वगैरह, वो आप अपना वहाँ पे खा सकते हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो 3-4 घंटा तो टाइम इसमें चला जाएगा बिल्कुल। ठीक है, आराम से डॉक्यूमेंट। उसके बाद फिर वो 20-20 करके ग्रुप बनाएंगे। 4 जगह जीडी होती है कानपुर में, एक होती है बड़े 3 सेट के नीचे, एक होती है जहाँ आपके सुबह बैग जमा होंगे वहाँ होती है, और 2 रूम है वहाँ पे होती है जीडी। तो 20-20 का बैच बन रहा था। ठीक है, तो आराम से फिर 20-20 करके बच्चों को ले जाया जाएगा। तो जीडी हमारे ग्रुप में 11:30 बजे चालू हो गई थी जीडी, और उसके बाद हमारा जो बैच था वो 4:30 बजे के करीब जीडी हुई थी। हम लोग की सबसे लास्ट बैच था हमारा जीडी का। तो जीडी पे आपको सबको लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता रहेगा, जो खाली काफ़ी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 3-4 घंटा टाइम लग जाता है, तो आप कम से कम 6 घंटा वो हॉल में बैठे रहेंगे पूरे दिन में। ठीक है, उसके बाद हम लोग को जीडी के लिए ले जाएगा। अब जीडी के लिए वहाँ पे सीओ साहब ने बैठा लिया, मतलब सीओ साहब के साथ 1-2 लोग रहते हैं, एक कमांडर ऑफिसर, एक सीओ साहब। ठीक है, तो 2 लोग वहाँ पे बैठेंगे, हर चीज़ आपकी नोटिस करते हैं। आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपको जो पैड होता है लिखने के लिए, जिसके ऊपर पेज रख के आप लिख सकते हैं, वो मिलेगा। ठीक है, वहाँ आपने सबकी चेयर पर रखा होगा, आप जाइएगा वहाँ पे, वो उठाइएगा, वो बोलेंगे कि बैठ जाइएगा तो बैठ जाना, और ट्राई करना कि हाँ कम से कम बैठने के लिए बोला तो उनको थैंक यू तब भी बोल दो। ठीक है, तो मैंने मुझसे बोला बैठ जाइएगा, सबसे बोला बैठ जाएगा, तो मैंने कहा थैंक यू सर। उसके बाद मैं बैठ गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कमांडर वो सीओ साहब थोड़ा बाहर चले गए, तो उसके 2 मिनट के लिए फ़ोन वगैरह आया, तो जो जूनियर कमांडर ऑफिसर थे उन्होंने पूछा मतलब व्हाट इज़ एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। तो कोई बच्चा बोल रहा है ग्रुप डिस्कशन, कोई बोल रहा है जीडी, कोई बोल रहा है स्किल परफॉर्म करना। तो मतलब सबने अपने अपना ओपिनियन दिया, तो मेरा भी चांस आया, मैंने भी अपना ओपिनियन दिया कि एडेप्टेबिलिटी इज अ टेस्ट वेयर वी कैन शो योर स्किल्स एंड आल्सो परफॉर्म विद देयर ग्रुप मेट्स। बस अपना अपना सबने रिव्यू दिया ओवरऑल, जिसको जैसा समझ में आया, जिसने किसी ने बताया ग्रुप डिस्कशन है, किसी ने बताया अपने अपने आर्गूमेंट देना, किसी ने बताया टॉपिक पे अपना मतलब बहस करना है अपने ग्रुप मेट के साथ, तो अपना अपना दिया। ओवरऑल उन्होंने बोला कि इंग्लिश में बोलना जो भी बोलना, इसका कोई नहीं, उन्होंने तो ऐसे सेंस में पूछ दिया। उसके बाद अपने वो सीओ साहब आए, उन्होंने 2 सीट दी, एक रफ एक फेयर सीट। उसमें आपको रोल नंबर भरना होता है, रोल नंबर आपको हाथ में लिख के ले जाना होता है। ठीक है, रोल नंबर भरना होता है, रोल नंबर भर लिया, उसके बाद आप आराम से अपना रोल नंबर उसमें लिख लीजिए, नाम लिख दीजिए, चेस्ट नंबर। अब आपको बताएंगे कि अब हम नरेट करेंगे, थोड़ा स्पीड में नरेट करते हैं, क्योंकि जो पॉइंट आपको समझ में आए, जो इंपॉर्टेंट लगे, रफ सीट पे लिखना। तो मैंने ओवरऑल 6-7 पॉइंट लिखे थे, वो भी एक लाइन के, नॉर्मल सा, रफ सीट में पूरी नहीं भर पाई थी ना, मैंने फेयर सीट पूरी भरी थी लिखने में। नॉर्मल पॉइंट लिखे थे जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट थिंग में क्या लिखना है आपको, अगर वो भी कोई भी अगर टॉपिक में कोई गवर्नमेंट की स्कीम बताएं तो उसको जरूर रफ में नोट करना। ठीक है, जैसे मेरे में वो टॉपिक था इमरजेंसी ऑफ स्टार्टअप इन इंडिया, तो उसमें उन्होंने स्कीम बताई थी PM मुद्रा योजना। ठीक है, वो जैसे वो मैंने सुना तो मैंने वो नोट करा। उन्होंने बताया था कि 2-3 स्टेट में स्टार्टअप बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, जैसे कर्नाटका हुआ, केरला हुआ, तो वो मैंने नोट कर लिया। और तो कुछ उन्होंने बताया था कि इशू है स्टार्टअप में, जैसे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मोस्ट ऑफ पीपल स्टार्टअप लो बजट, तो इसी वजह से लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, पुअर कस्टमर सर्विस है, और मोस्ट ऑफ स्टार्टअप आर फेल इन स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर। मतलब ज़्यादातर देखा होगा स्टार्टअप शुरुआत के 1 साल में ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सेल इतनी अच्छी होती नहीं और लो बजट से स्टार्ट होते हैं। तो ये सब पॉइंट मतलब बोला, तो वो लिख लिया। उसके बाद सबकी फेयर सीट के लिए 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, तो आप रफ सीट से अपना मतलब समझ के पॉइंट फेयर सीट में लिख दीजिए। और ट्राई करिएगा कि पैसेज में लिखे, ना कि पॉइंट वाइज। कोई दिक्कत नहीं है वो उन्हें पॉइंट वाइज में, लेकिन वो खुद बोलते हैं कि मतलब पैसेज लिखना है आपको, तो पैसेज लिखना है तो फिर पैसेज के तरीके लिखना है। लेकिन वो कोई मना नहीं है, ऐसा भी नहीं कि जो पॉइंट वाइज लिखेगा उसका होगा नहीं, होगा। मेरे साथ वाले का भी हुआ, उसने पॉइंट वाइज लिखा था, लेकिन मैंने पैसेज के तरीके लिखा था। अब एक का डाउट था कि भाई दोनों तरफ भरना है पेज, क्या कि मेरे बगल में एक बंदा बैठा था, उसने तो 1.5 पेज पूरा लिख दिया। भाई अपना अपना है, क्या ओपिनियन दे रहे हो। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने लिखा, मेरे में तो बीच का जो आधा पेज भी रहता है ना, ऊपर भी मोहर लगी होती है, नीचे भी मोहर लगी होती है, तो बीच में जो स्पेस रहता है उसमें भी पूरा नहीं भर पाया था। लेकिन जो पॉइंट लिखे, अच्छे पॉइंट लिखे, टॉपिक के रिलीवेंट लिखे, गवर्नमेंट स्कीम लिखी, स्टेट लिखे, जो मिला जुला के, और कुछ अपने ओपिनियन दिए, और मतलब इसी तरीके से लिख दिया। उसके बाद आपकी फेयर सीट जमा हो जाएगी, देन रफ सीट आपके पास में रहेगी जब तक जीडी चलेगी। उसके बाद सीओ साहब ने कहा अपना इंट्रो स्टार्ट कीजिए, तो 204 नंबर मेरे में था सबसे पहले, तो उसने उससे कहा लेट्स स्टार्ट योर इंट्रो, उसने अपना इंट्रो दिया। उसके बाद वो उन्होंने ये भी बोल दिया इंट्रो में कि भाई मुझे कोई मतलब नहीं, तुम कहाँ से आते हो, क्या है, क्या करा है, वाई डू यू वांट इंडियन एयरफोर्स, ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं, जितना हो सके उतना टॉपिक के बारे में बोलो भाई, टॉपिक के बारे में, ये सब उन्होंने बोल दिया। फिर उसके बाद भी सब अपने हिसाब से जो रटे बैठे थे तो वो अपने अपने हिसाब से बोल लेते। तो मैंने भी बोला भाई अपना, देखो मैंने क्या बोला, मैंने अपना नाम बोला, कहाँ से आते हैं वो बोला। ठीक है, उसके बाद अपनी करंट एजुकेशन बोली और अपनी स्ट्रेंथ वगैरह बता दी। और उसके बाद मतलब मैंने अपना इंट्रो
17-18 सेकंड में मैक्सिमम खत्म कर दिया होगा। उसके बाद हमने बोला नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय व्यू अपॉन द गिवन टॉपिक। उसके बाद गिवन टॉपिक पे 40 सेकंड मैक्सिमम बोला, कंटिन्यूटी से बोला, बिना हेजिटेशन के बोला, तो खेल तो वहीं पे हो गया था। मैं समझ गया था कि जब इंट्रो दे रहे थे तो सीईओ साहब वगैरह बड़े अच्छे से देख रहे थे और ऐसे मतलब गर्दन हिला रहे थे कि अच्छे से लिसन कर रहे हो। और जो बच्चा हेजिटेशन मतलब होता सबका भाई, ऐसा नहीं कि जो हेजिटेशन कर रहा है उसका नहीं हो रहा, बस उसके पे थोड़ा वो मतलब होता है दिक्कत की सुनने में, हाँ वो भी मतलब थोड़ा मुंह टाइप का बनाने लगते हैं। तो मैं उनके चेहरे के इंस्पिरेशन से ही समझ में आ जाएगा कि हाँ उन्हें सुनने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 20 बच्चों ने अपना अपना इंट्रो दिया, ठीक है। उसके बाद जीडी स्टार्ट हुई, तो सबने वो बोला उन्होंने इनिशिएट करो, तो सब पार्टिसिपेट करने लगे। मैंने भी ट्राई करा, तो देखा यार मतलब चांस ही नहीं मिल रहा, कोई रुक ही नहीं रहा, तो मैं अपना रुक गया। मतलब देखना 2-3 सेकंड 4 सेकंड, अगर आप भी बोल रहे, कोई बगल वाला बोला, अगर बगल वाला नहीं रुक रहा है तो आप रुकिए। या आपकी ग्रुप मेट वाली फीलिंग मतलब वहाँ पे शो करेगा कि आप अपने एज अ ग्रुप को लेकर चले, ना कि आप सेल्फिश वहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से वहाँ पे बोलना है, ठीक है। तो उसके बाद दिन हम लोग का हो गया सब, मतलब सबने एक ने बंदे ने इनिशिएट कर दिया। अब भाई हम जब भी बोल रहे तो एक सामने मेरे बंदा बैठा था, उसका जब भी मैं बोल रहा वो साला मेरे बराबर से बोल रहा है, और हम मतलब कंटिन्यू 8-8 सेकंड हम बोलते रहे, वो भी कंटिन्यू 8-9 सेकंड। उसने आवाज़ और लाउड कर दी, मैंने कहा चुप हो जा, अब लग रहा है फिश मार्केट बना देगा। फिर मैं चुप हो गया, मैं बोला ही नहीं कम से कम 3 मिनट, सब अपना बोलते रहे। अब वो 4-5 बंदे थे भाई, इतने ज़्यादा फिश मार्केट बना, भाई बिल्कुल बचना है, फिश मार्केट का हिस्सा बनना ही नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं बोलोगे तब भी सीईओ साहब आपको चांस देंगे, भाई कैंडिडेट चेस्ट नंबर ये अब आप बोल लो। भाई अगर गलती से फिश मार्केट का हिस्सा बन गया तो वहीं पे आधा केस उड़ जाता तुम्हारा, वो तो बिल्कुल बनना नहीं। मैं तो बिल्कुल साइलेंस बैठा रहा, 5 मिनट जीडी चल गई, मैंने एक ओपिनियन अपना नहीं दे पाया, ठीक है। उसके बाद देखा कि हाँ आप सब नॉर्मल हो गए हैं। अब उन्होंने सीईओ साहब ने भी डांट दिया उन लोग को जो फिश मार्केट बना रहे हैं, और फिर मुझे देखा कि मुझे चांस लेना चाहिए। अब मैंने अपना चांस लिया, एक बार बोला, पहले बड़े पॉइंट के साथ बोला, 1.5 मिनट कंटिन्यू लगभग बोला होगा, अच्छे पॉइंट के साथ बोला, उसकी मेरिट बताई, और मतलब उसका प्रेजेंट टाइम में क्या इफेक्ट है अपने यूथ पे वो बताया, गवर्नमेंट स्कीम बताई, और मतलब गवर्नमेंट लोन वगैरह की स्कीम सब, मतलब रिजर्व बैंक इंडिया इसके लिए क्या कर रहा है स्टार्टअप के लिए, ये सब चीज़ 1.5 मिनट तक कंटिन्यू बोला होगा। उसके बाद मैं शांत हो गया, ठीक है। और फिर वही 4-5 बंदे फिश मार्केट बनाने लगे, तो सीईओ साहब बहुत ज़्यादा खिसिया गए उन पे। फिर उन 4-5 बंदों को उन्होंने मार्क कर दिया कि अब ये बताओ जस्ट तुमसे पहले वाले बंदे ने क्या बोला है, उससे पूछा तुमसे। अब भाई वो लोग बोलने में लगे हैं, वो सुन ही नहीं रहे किसी पॉइंट, कोई बता ही नहीं पाया, तो उनका वहाँ पे समझो नेगेटिव इफेक्ट बिल्कुल बस मार्किंग कट गई उनकी वहाँ पे, ठीक है। तो ये है कि मतलब सबसे मोस्ट थिंग ये है कि वहाँ पे तुम्हें सुनने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना भाई। लिसनिंग तो सबसे बड़ा पार्ट है जीडी का, एक बार बोलोगे पास हो जाओगे, अगर सुना नहीं तो समझ लो गड़बड़ है भाई। तो बस ऑफिस मार्केट बचाना है, सुनना है। और वहाँ पे देखो मतलब वो बोल देते नहीं, हम लोग बोलते कि चेस्ट मतलब ऐसे करके बैठना और चेयर का पीछे का मतलब वो नहीं लगाना, टेक नहीं लेना, ऐसा कुछ नहीं। वो बोलते बिल्कुल यार नॉर्मल बैठो यार, तुम ऐसे सोचो घर पे बैठे हैं, ये साला ये सब बाहर हुआ बनाया हुआ, अंदर कुछ भी नहीं है। हम लोग बिल्कुल, हमें यार अपना ओपिनियन दो, ये थोड़ी ना आप एसएसबी देने जा रहे कि आप बिल्कुल ऐसे बैठेंगे थाई पे हाथ रखेंगे, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं था। तो हम लोग से कहा, हम ऐसे बैठे थे, मुझसे बोले वो कमांडर साहब चेस्ट नंबर, अरे आराम से बैठो भाई, काम होकर बैठो, इतना शरीर पर लोड मत दो, टेक लगाओ चेयर पे। तो मैं फिर आराम से बैठ गया, फिर भी थोड़ा पोजीशन ठीक रखी कि हाँ पैर ऐसा वाइड ना फैलाएं कि देखने में खराब लगे। तो उसके बाद अपना बैठ गया अपना फिर दोबारा से मुझे लगा कि चांस मिला, मैंने बोला आराम से, बस 2 बार बोला। उन्होंने कहा ये इतने कैंडिडेट को, जो 4-5 बंदे थे बिल्कुल बेचारे नहीं बोल पाए, तो उनको चांस दिया कि आप इसमें बोलो। तो उसमें से 1-2 बंदों ने मतलब 2-3 बंदों ने बोला, अब भाई ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा योर जीडी विल बी एंड यू विल गो फॉर योर हॉल, ठीक है। तो हम लोग वहाँ से उठ के रखा, हम लोगों ने अपनी वो जो पैड है वो वहाँ पे रखा। उसके बाद थैंक यू वगैरह बोला, आप लोग चले आए धीरे धीरे करके, ठीक है। तो वहाँ से उसके बाद भाई बैठे रहे 2-1.5 घंटे बैठे रहे। रिजल्ट आने का टाइम हुआ 6:30 बज गया, मतलब 6 बज गया। तो उसके बाद वो सीईओ साहब आए, उन्होंने मोटिवेशन दिया कि भाई अगर किसी का नहीं होगा तो वो मतलब नेक्स्ट ट्राई करना, अगर ओवर एज हो जाएगा तो दूसरे में ट्राई करना। उन्होंने बताया कि एपीजे अब्दुल कलाम सर, उन्होंने तो लेट्स लमसम मोर देन 11 बार एसएसबी दी और वो नहीं रिकमेंड हुए, पर अगर वो रिकमेंड हो जाते तो शायद आज इतने पॉपुलर नहीं होते, इतनी उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी आज उन्हें मिल रही है, और ना अपने कंट्री को कोई मिसाइल मैन मिल पाता। तो मतलब उन्होंने अच्छे से मोटिवेशन दिया। फिर उन्होंने कैंडिडेट के नाम लेना चालू करे, जो आउट थे सबके नाम लेते कि मैक्सिमम मतलब मोर देन 100 बंदे जीडी आउट थे, ठीक है। तो इतने बंदे वहाँ से निकाल दिए गए। फिर उसके बाद उन्हें उनका एक फॉर्म वगैरह भरवाएगा, उन्हें दिन बाहर भेज दिया गया एसी के। अब हम लोग बचे, अब हम लोग का क्या रह गया था मेडिकल, और फिर उसके बाद मेडिकल टीम आई। अब भाई तो ओवरऑल कानपुर का मस्त है, आराम से जाइएगा। जिनका भाई का कल है, 7 को है, 8 को है, जो सिस्टर का 9 को है, आराम से जाइएगा। बीकॉम बिल्कुल काम और कूल के जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मल है यार। जीडी तो अब बस वही आउट होता है, मैंने बताया जो फिश मार्केट का हिस्सा होता है, जो दूसरे को इंटरप्ट करता है, बस वही कैंडिडेट आउट होता है। तो ओके, तो रिव्यू ओवरऑल अच्छा रहा है, आप आराम से जाइएगा। ओके, सो जय हिंद एवरीवन।